हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पढ़ा था। आज लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे और इस पार्ट में हम द लिविंग वर्ल्ड का जो डाइवर्सिटी है, यानी उसमें जो वेराइटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, साइंटिफिक प्रोसेस, और इसका बेसिस क्या है, इनको कैटेगराइज करने का बेसिस क्या है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। एनसीईआरटी में जो थ्योरी दे रखा है इस टॉपिक में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज़ वहाँ से कुछ लाइंस हैं वो यूज़ होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और हम इस क्रैश कोर्स के ड्यूरिंग में इसको पढ़ रहे हैं, तो ये जो लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एवरी लाइन को हम डिस्कस भी करेंगे, साथ में जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी डाइवर्सिटी का मीनिंग है वेराइटीज़। मीन्स इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग्स हैं उनका वेराइटीज़ कितना है, मीन्स नंबर ऑफ वेराइटीज़ कितना है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हो गया तो ह्यूमन एक वेराइटी है, ऐसे ही आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ वेराइटीज़ हैं। और वो वेराइटीज़ कितनी है कि नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन एंड डिस्क्राइब्ड, जो इस अर्थ पे नॉन है और उनका डिस्क्रिप्शन, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया जा चुका है, वो कितनी है 1.7 to 1.8 मिलियंस, यानी 17 से 18 लाख, 17 to 18 लाख हैं वो। इतनी वेराइटीज़ हैं जिनमें ह्यूमन एक वेराइटी है। यानी अब आप देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन भी कितनी है अर्थ के इस यूनिवर्स में, तो आप देखिए ह्यूमन की पॉपुलेशन भी कितनी है। तो यहाँ पर 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पीसीज़ हैं। अब इन स्पीसीज़ को साइंटिफिकली जब स्टडी करते हैं तो ये 4 पैरामीटर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, कि कोई भी स्पीसीज़ है वो स्पीसीज़ क्यों है, अलग टाइप का वेराइटी क्यों है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है। देन उन कैरेक्टर के बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। देन आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में उसकी जब पहचान हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन है या फिर एनिमल में कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, तो उसके कैरेक्टर्स को देख के उसको आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसका नोमेनक्लेचर होता है, नेमिंग होती है। नोमेनक्लेचर के बाद में उसको एक पर्टिकुलर क्लास में, यानी सेम कैटेगरी के जो वेराइटीज़ होंगी उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, तो उसका क्लासिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चारों जो वर्ड हैं, 4 वर्ड्स हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेस के थ्रू जितनी भी वेराइटीज़ हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, यानी एक तरीके से उनको एक्सप्लेन करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर इसको लिखने का बेसिक मीनिंग ये है कि इनका जो सीक्वेंस है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ये एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दे रखा है, या फिर कहें इसका जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उसके सीक्वेंस को पूछा गया है। तो एवरी स्टूडेंट को ये सीक्वेंस रिमेंबर रहना चाहिए। वैसे यहाँ CINC, यानी इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि ये जो जितने भी स्पीसीज हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है उसका बेसिस क्या है। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। जैसे ह्यूमंस में हम बच्चे का जो नामकरण करते हैं, ठीक है ना, उसका नाम बनाते हैं कोई भी नाम, तो उसका कोई बेसिस होता है। ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हैं देयर आर सम साइंटिफिक मेथड्स, यानी नोमेनक्लेचर की कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। और इस मेथड्स का जो मेन एम क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी नोन फॉर ओनली वन नेम, यानी आप कह सकते हैं वन ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वन नेम ही होना चाहिए वर्ल्ड वाइड, यानी वन ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव ए नेम, ओनली वन नेम, और ये वर्ल्ड वाइड ही वन नेम होना चाहिए। यानी वन ऑर्गेनिज्म का मीनिंग जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही सिंगल नेम ही होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे राजस्थान में उसको किस नाम से जान रहे हैं, बाकी जो अदर स्टेट है इंडिया के उसमें किस नाम से, और अदर मान लीजिए जो अब्रोड में कोई भी कंट्री है उसमें उसका कोई अलग नाम हो किसी ऑर्गेनिज्म का, तो आप कह सकते हैं हम साइंटिफिक मेथड में ऐसा नहीं करते, एक ही नेम उसको डिज़ाइन किया गया और उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं। तो ये जो साइंटिफिक नेम है इनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है। तो फॉर प्लांट्स के लिए जो है ICBN की गाइडलाइंस हैं। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। हालांकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है, फिर भी आपको यह ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। ऐसे ही एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICZN। तो ये जो दोनों एक तरीके से ये कोड्स हैं, इन कोड्स में प्लांट और एनिमल के नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो दे रखे हैं, उनकी नेमिंग दे रखी है। अब यहाँ पर एक जो बेस्ट
एडोप्ट जो मेथड है नोमेनक्लेचर का वो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी वेरियस साइंटिस्ट ने मेथड्स दिए बट दिस इज ए मोस्ट एक्सेप्टेबल और यही मेन मेथड है नोमेनक्लेचर का। एंड दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस ने ये दिया। ये काफ़ी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर जो नेमिंग का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसका मीनिंग क्या है? बोले टू नेम्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म के टू नेम्स होते हैं। टू नेम्स मीन्स द नेम कंटेन टू वर्ड्स। जैसे मान लीजिए हमारा मेन नेम जो फर्स्ट नेम होता है और सर नेम होता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम है, उसमें टू वर्ड्स होते हैं। अब वो वर्ड्स क्या है, तो कैसे उनको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस लिख रखा है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो तो उसका जेनरिक नेम होता है और जो सेकंड वर्ड होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी उसकी स्पीसीज के बारे में होता है। तो इस तरीके से जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों कंबाइन होते हैं तब किसी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम बनता है। तो यहाँ कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स बड़े सिंपल हैं, बट यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर ये जो रूल्स दे रखे हैं इस पर क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है, यानी ये जो रूल्स हैं आप जानते होंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स, जैसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इनका यूटिलाइजेशन कहाँ है, कहाँ यूज होते हैं, कहाँ होंगे यूज, कैसे यूज होंगे, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके वेरियस जो नेम है वो मेंशन कर देंगे 4 ऑप्शन में, और उस नेम में से आप बोलेंगे विच वन इज़ करेक्ट। वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा बिल्कुल भी, यानी इंग्लिश का जो आप कह सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम नेम होगा, बस उसको लिखने का स्टाइल अलग अलग होगा। तो उस स्टाइल के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि विच वन इज़ करेक्ट नेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इन रूल्स को पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल इज़ लेटिन वर्ड्स, यानी उस नेम के अंदर जो भी वर्ड यूज होते हैं वो लेटिन होते हैं, यानी लेटिन लैंग्वेज के होते हैं, तो लेटिन वर्ड्स होते हैं। एंड रिटन इन इटैलिक्स, और इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं, यानी आप जैसे कंप्यूटर के अंदर देखते हैं कि जो इटैलिक्स मतलब जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो लेटिन वर्ड्स यूज होते हैं, पहला रूल। तो नेम में जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, लैंग्वेज कौन सी, लेटिन वर्ड्स यूज होंगे, और उस वर्ड्स को लिखेंगे कैसे, रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज ए फर्स्ट रूल। अब आप कह सकते हैं जो लेटिन वर्ड यूज कर रहे हैं और मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लेटिन वर्ड नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं उसको लेटिनाइज किया जाता है, लेटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन, यानी उसको लेटिन में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी लेटिनाइज किया जाएगा, या फिर डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन, लेटिन लैंग्वेज से ही उसको बनाया जाएगा। तो अब क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है किसी अदर लैंग्वेज में है ना, उसका जो ओरिजिन मान लीजिए कहीं भी हुआ हो, चाहे इंडिया में हुआ हो, कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन उसको फाइनली उसको लेटिन में डेराइव्ड किया जाता है, यानी उस नेम को कन्वर्ट किया जाता है, और अल्टीमेटली एम क्या होता है कि लेटिन वर्ड ही यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बाई चांस लेटिन वर्ड नहीं है तो उसको लेटिनाइज कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, यानी उसको लेटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं फर्स्ट रूल हो गया लेटिन वर्ड होने चाहिए और इटैलिक्स लिखे होने चाहिए। फिर सेकंड रूल देखिए, नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, इसलिए हमने बोला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है नेम के अंदर वो तो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम आगे टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़ चुके हैं 11th-12th में। तो जो टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज हैं उसमें जो जीनस कैटेगरी होता है वो आप कह सकते हैं फर्स्ट वर्ड एज ए फर्स्ट वर्ड में यूज होगा, और सेकंड वर्ड है उसमें होगा स्पीशीज़ का नेम। तो आप कह सकते हैं जैसे हमारा सरनेम होता है तो वो जीनस नेम मान लीजिए, और हमारा जो मेन नेम है यानी जो फर्स्ट नेम है वो स्पीसीज नेम मान लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सरनेम को पहले जीनस और फिर स्पीसीज, तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और एक नेम बनता है। अब फ्रेंड्स थर्ड रूल देखिए, तो थर्ड रूल देखेंगे कि जब हम इन नेम को लिखेंगे, यानी अभी हमने बोला कि लेटिन वर्ड्स यूज होते हैं, इटैलिक्स में लिखा होता है, ठीक है ना, फर्स्ट नेम जीनस का होता है, सेकेंड नेम स्पीसीज का होता है, दोनों को एक साथ लिखते हैं। लेकिन अब लिखेंगे कैसे कि व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइंड सेपरेटली, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना जरूरी है। जब हाथ से लिखेंगे तो हम उन दोनों वर्ड्स को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। और प्रिंटेड है, जब बुक में छपा हुआ है तो इन इटैलिक्स, उसको इटैलिक्स में कर देंगे। कंप्यूटर में इटैलिक्स का ऑप्शन आता है, तो आप कह सकते हैं लेटिन, ये इटैलिक्स क्या शो करता है, लेटिन ओरिजिन को शो करता है, यानी इटैलिक्स में लिख दिया, इट मीन्स वो लेटिन ओरिजिन को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम जब लिखते हैं तो हैंड रिटन के तो नीचे अंडरलाइन कर देंगे दोनों वर्ड्स के सेपरेटली, दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, और प्रिंटेड होगा तो उसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड फोर्थ रूल है कि जो फर्स्ट वर्ड है उसको जब लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। फर्स्ट नेम का
यानी जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल, यानी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो सेकंड वर्ड है यानी जो नेम का सेकंड पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। यानी हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसमें 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकंड वर्ड इज स्पीसीज नेम। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होगा, लेकिन जो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4th रूल है। फिर देखिए 5th रूल है नेम ऑफ ऑथर। किसी ऑर्गेनिज्म के नेम के साथ में आप कह सकते हैं उसके ऑथर का नेम भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा रहता है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो नेम ऑफ ऑथर रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये मैंगो का नेम है, आम जो होता है मैंगो का नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा उसका जीनस नेम है, इंडिका उसका स्पीसीज नेम है। लेकिन साथ में देखिए LINN लीनियस का नाम लिखा हुआ है शॉर्ट में, है ना। तो आफ्टर सेकंड वर्ड के बाद में ये लीनियस का नाम लिखा हुआ है। सेकंड वर्ड इंडिका था, उसके बाद में लिखा हुआ है। तो ऑथर का नेम क्यों लिखते हैं, मान लीजिए उस ऑथर ने उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है ना, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया है, तो उसके नाम के आगे उस ऑथर का नाम लिखा जाता है। तो नेम ऑफ ऑथर, और किस फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ मैंगीफेरा इंडिका के आगे लीनियस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के नेम में आगे ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे मान लेना कि वो उसके डिस्कवरर का या जिसने डिस्क्राइब किया उसका नाम है। तो इस तरीके से मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ तो हमने जैसे हैंड रिटन लिखा है, लेकिन इसमें क्या होता है जब लिखने का तरीका, अब हमारा जो क्वेश्चन आता है इन रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है कि मैंगीफेरा इंडिका के कोई 4 ऑप्शन में लिख देंगे। पहले में ऐसे लिख देंगे सिंपली मैंगीफेरा इंडिका, इसको इटैलिक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो भी रॉन्ग हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, उसको इटैलिक्स में तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन मैंगीफेरा का जो M है वो भी स्मॉल लेटर में लिख देंगे और इसको भी स्मॉल लेटर में लिख देंगे, तो वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये कैपिटल में होना चाहिए और ये स्मॉल में होना चाहिए। तो अगर दोनों को स्मॉल में लिख दिया तो वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इटैलिक्स में प्रिंट नहीं किया तो भी रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है 3rd ऑप्शन है, उसमें ऐसे कन्वर्ट कर ऐसे लिख दिया कि मैंगीफेरा इंडिका जो है इसको भी कैपिटल और इसको भी कैपिटल कर दिया, इसको भी कैपिटल, तो वो भी रॉन्ग हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा कि मैंगीफेरा इंडिका इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, साथ में जो कैपिटल जो है पहला लेटर वो कैपिटल होगा, और इसको इंडिका को भी इटैलिक्स में लिखेंगे और ये पहला जो लेटर है वो स्मॉल होगा, तो वो राइट आंसर होगा। तो इन रूल पे बेस्ड ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन आता है, तो ये रूल्स वहाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ होने वाले हैं। आपको डायरेक्ट कहीं को लिखा नहीं जाएगा, साथ में कोई स्टेटमेंट भी जनरेट हो सकता है इन रूल पे बेस्ड, तो इसलिए इन रूल्स को पढ़ते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि रूल्स तो आते हैं, कहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब कहाँ इनको पूछने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन रूल्स को एज ए स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड में ही क्यों लिखते हैं, तो बोले इट शोज लेटिन ओरिजिन, लेटिन ओरिजिन को शो करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लेटिन वर्ड में लिखते हैं। साथ में ऐसे ही आप कह सकते हैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम सिंपल सा है, फर्स्ट नेम जीनस होता है, सेकंड नेम स्पीसीज नेम होता है ना। ठीक है, फिर ऐसे ही हैंड रिटन लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं उसको, क्यों करते हैं अंडरलाइन सेपरेटली, ताकि उसके लेटिन ओरिजिन को वो इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से ये जो रूल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि नोमेनक्लेचर एक बेसिक मेथड है, तो आपको वेरियस जो ऑर्गेनिज्म है उनके नेम आने चाहिए। ठीक है ना, हम लास्ट में जब कैटेगरीज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें वेरियस एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन होता है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, मीन्स कैटेगराइज करना, कोई रूल बना के उनको कैटेगराइज करना। जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, तो बोलेंगे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनका पॉपुलेशन इतना है कि इंडिविजुअल किसी को स्टडी नहीं कर पाए, तो उनका क्लासिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग यही होता है, ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, यानी हमारी सुविधा के हिसाब से, हमारे मतलब स्टडी इजी हो जाए उसके हिसाब से उनको कुछ कैटेगरीज में ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप कह सकते हैं एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को अगर कैटेगराइज कर दिया जाए, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके से क्लास वाइज इनको कैटेगराइज कर दिया जाए, तो जब उनके ग्रुप बना देंगे तो हम इजीली कह सकते हैं कि दीज ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास, यानी ये जो बच्चे हैं ये उस क्लास के हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और किस बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उन ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बेसिस पे।
भाई जैसे ह्यूमन में ह्यूमन को इन्वॉल्व करेंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि मान लीजिए पेड़ पौधों को ह्यूमन के अंदर शामिल कर लेंगे या फिर जो एनिमल्स में कुछ पेड़ पौधों को मिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है इन कैटेगरीज के लिए। तो साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज, एक टर्म यूज की जाती है दैट इज नेम टेक्सा। तो टेक्सा जो है ये सिंगुलर जब होगा तो टेक्सोन लिखते हैं, प्लूरल होता है तो टेक्सा लिखते हैं। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। और ये टेक्सा क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। यानी ये आप कह सकते हैं टेक्सा का मीनिंग ये नहीं है एक कैटेगरी नहीं है, वेरियस टाइप की ऑफ कैटेगरी होती हैं, उन हर कैटेगरी के लिए टेक्सा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरी, जब हम क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना, उस टाइम ये बताएंगे कि वेरियस टेक्सास क्या है। सिर्फ यहाँ याद रखना है कि वेरियस टाइप के, वेरियस यानी कई मैनी टाइप के जो कैटेगरीज बनाएंगे तो उन कैटेगरीज को, एवरी कैटेगरी को क्या बोलेंगे? टेक्सा। तो इस तरीके से अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन का ये जो प्रोसेस है, जिसमें हमने एक मेथड लिया और उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और पर्टिकुलर कैटेगरीज बना दी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी एक टर्म है, इसका मीनिंग है कि टेक्सा में कन्वर्ट करना। जैसे टेक्सोन आया ना सिंगुलर के लिए टेक्सोन, इसी से डेराइव हुआ है टेक्सोनोमी। तो आप कह सकते हैं दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऑन द बेस्ड ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल्स को जब या प्लांट ऑर्गेनिज्म को जब कुछ कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टेक्सोनोमी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक बेसिक चीज़ थी, यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई ऐसे नहीं लेना कि कोई क्वेश्चन बनेगा। अब बनता है क्वेश्चन बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़, कि हमने ऑर्गेनिज्म को इतनी कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, आगे हम पढ़ने वाले हैं उनको, तो उनका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे? तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ मैंने जो मेंशन कर रखे हैं, ये एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन पे क्वेश्चन बनने वाला है। तो जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता है या स्पेशली इन पे कभी फोकस नहीं किया, वो स्पेशली इनको याद रखें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच वन इज नॉट द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज? कौन सा बेसिस नहीं है? तो यहाँ पर बेसिस में देखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बाहर से भी ऑब्जर्व किया, क्या स्ट्रक्चर है, कैसी है। इंटरनल मतलब उसके अंदर का जो एनाटॉमी है वो कैसा है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी विच टाइप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनिज्म हैव, उसके अंदर कौन से टाइप का सेल है, उसके बेसिस पे भी। एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जब उस ऑर्गेनिज्म के का जो डेवलपमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है, यानी वो किस तरीके से डेवलप्ड होता है जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये रिलेटेड टू किसके हैं? ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं। तो इसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी वो एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, यानी पानी में रहता है, वाटर में रहता है, या फिर आप कह सकते हैं लैंड पे रहता है। तो इस तरीके से आपको इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी उसका होना चाहिए। तो दीज 4 पैरामीटर्स आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशली ये तीनों तो ध्यान रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन का ओवरऑल जो बेसिस है ये इन पे बेस्ड है। तो हम यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक स्टेप होता है, और वो स्टेप हैं ये 4 स्टेप्स, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो दीज 4 स्टेप्स आर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी इन्हीं पे बेस्ड है। पहले इस ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब ये कैरेक्टर है, फिर उन कैरेक्टर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफिकेशन होगा, देन उसका नोमेनक्लेचर होगा, देन उसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के जो लेवल्स हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये टेक्सोनोमी का एक बेसिस है। लेकिन फ्रेंड्स आजकल एक टर्म मीन्स बुक में एक टर्म दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स क्या है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसका जो वर्ड मीनिंग है वो तो यह है कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिस्टेमेटिकली अरेंज करना। अब ये सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है क्या? वैसे तो यहाँ टेक्सोनोमी के अंडर में भी हमने सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट किया है, बट ये टेक्सोनोमी से कुछ आगे की पार्ट है, यानी टेक्सोनोमी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो सिस्टेमेटिक का मीनिंग है इट इंक्लूड्स टेक्सोनोमी,
टेक्सोनॉमी तो है ही, यानी आपको कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन तो करना ही करना है। उसके बाद में क्या बताना है, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म को आपने कैटेगराइज किया गया है उनके बिटवीन क्या रिलेशन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मीन्स वो एक दूसरे से डेवलपमेंटली क्या जुड़े हुए हैं। जैसे हम मानते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक तरीके से मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं जो प्रीवियस या फिर आप कह सकते हैं जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है उन्हीं से सब डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, तो आप कह सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में क्या है, उनके बिटवीन कोई लिंक है क्या, तो वो भी स्टेब्लिश होना चाहिए। तो वो सब सारा हो जाता है इंक्लूड जब कर लेते हैं टेक्सोनॉमी में, तब उस टेक्सोनॉमी को बोल देते हैं दैट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक्स, है ना। तो सिस्टेमेटिक्स भी टेक्सोनॉमी का ही एक तरीके से ब्रॉड टर्म है। उसमें टेक्सोनॉमी यानी उसको ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करके, आइडेंटिफाई करके, उसका नेम देकर फिर उसको क्लासीफाई करना पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो तो है ही। साथ में सभी कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना, ये सिस्टेमेटिक्स का एम है। तो सिस्टेमेटिक्स है वो एक ब्रॉड टर्म है और आगे का पार्ट है, और ये आपको स्पेशली याद रखना है, क्वेश्चन आता है ना, कि सिस्टेमेटिक्स में स्पेशली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन की जो क्लास होगी क्वेश्चंस की, उसमें इससे बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आपको एक आइडिया आएगा कि रियल में सिस्टेमेटिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सिस्टेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं, साथ में हमने जब अभी पढ़ा नोमेनक्लेचर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले तो इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि एक नोट्स है एनसीईआरटी पे बेस्ड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन इंडिकेट किए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उस थ्योरी को आप स्पेशली ध्यान से देखिएगा, उन पॉइंट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये एक बेसिक था। अब आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी, उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं हम कि किस तरीके से वेरियस कैटेगरीज हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।